ऐसा भी काफी बार होता है कि मान लीजिए मैंने एंट्री ली एंड विद इन 5 सेकंड्स प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। आप खुद सोचिए कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? थोड़े से पैसे और एक लैपटॉप। स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल कर सकते हो फिर बाय कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि आप ये क्यों करोगे? अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा ज्यादा नुकसान ना हो तो उसका कोई तरीका है? हाय, क्या आप हमेशा से ट्रेडिंग सीखना चाहते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज, जहां एक एक्सपर्ट ट्रेडर आपको ट्रेडिंग के बारे में सारी जानकारी देंगे। इस 6 वीडियोस की सीरीज में आप जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, चार्ट्स को कैसे पढ़ें और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज के सभी वीडियोस देखने के बाद ट्रेडिंग से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज का पहला वीडियो। हाय एवरीबॉडी, आई एम सी अलीना रईस। आप में से बहुत लोग मुझे पहचानते होंगे इस चैनल पे एंड सेवरल अदर चैनल्स पे हम ग्रो के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो आज मुझे मौका मिला है किसी से मिलने का जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अराउंड ट्रेडिंग सब कुछ क्लियर कर देंगे। एक एक डाउट आपका हैंडल्ड होगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। And I have some amazing questions right here that I'm going to be asking to Mr. Asim Singhal with me. Hi, sir. Hi, Alina. How are you? I am good. मैं आपके बारे में थोड़ा सा सर कंप्यूटर इंजीनियर हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये MBA है। इन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA कंप्लीट किया है। 8 साल का भयंकर एक्सपीरियंस है इनको ट्रेडिंग का। एंड टुडे आई एम गोना बी आस्किंग यू एवरीथिंग अराउंड ट्रेडिंग। ये वीडियो ट्रेडिंग सेंट्रिक है एंड नाउ ओवर टू यू सर। जी यस, सो आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर फ्यू इयर्स नाउ। तो जितना आप बड़ी बुक लाए हो, होपफुली हम आज एक दिन में पूरी वीडियो बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। छोटे छोटे आइडियाज हैं, लोगों के जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, जो इश्यूज लोग पूछ नहीं पाते, कभी कभी हेजिटेशन में कि अरे बाप रे मैं इतनी सिंपल चीज कैसे पूछूं किसी से, तो वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। एंड मैं लोगों की तरफ से आपसे सवाल पूछूंगी, बिल्कुल एक बिगिनर की तरह। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग के साथ। ट्रेडिंग होता क्या है? देखिए, जैसे का ट्रेडिंग का वर्ड है, आप किसी भी इक्विटी को या किसी भी स्क्रिप्ट को आप खरीद और बेच सकते हैं। अब आप किसी के मान लीजिए इफ यू वांट टू बाय एन एप्पल, इवन दैट इज ट्रेडिंग, कि आप कुछ खरीद रहे हैं, आप एप्पल खरीद रहे हैं, आप उसके बदले उसको पैसा दे रहे हैं। करेक्ट। सिमिलरली मैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई स्टॉक में पसंदीदा मेरा कोई स्टॉक है, लेट्स से मुझे रिलायंस बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि रिलायंस जितना ऊपर चलते आ रहा है मैं भी उससे कुछ प्रॉफिट कमाऊँ जी, तो मैं वहाँ पर रिलायंस की स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग। एसेंशियली किसी स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उस स्टॉक को हम बेच और खरीद सकते हैं। ओके। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्या है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी, सबसे पहला डिफरेंस आता है जो हमारा टाइम होराइजन है। जनरली जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, हमारा जो टाइम होराइजन है वो छोटा रहता है। मैं ट्रेडिंग 5 मिनट के लिए कर सकता हूँ, मतलब मैंने अभी ट्रेड किया, मैंने अभी मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा जी, और जैसे ही वो 5 मिनट में ऊपर बढ़ गया मैंने एग्जिट ले लिया, मतलब मैंने छोटा सा प्रॉफिट निकाल लिया। ओके। या फिर मैं ट्रेडिंग कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई आपकी ट्रेडिंग। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और आपने काफ़ी सारी आपने ऐड देखी होंगी, म्यूचुअल फंड सही है, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि आप अपने लिए नहीं, अपनी बाकी की जनरेशन्स के लिए वेल्थ बना रहे हैं। जनरली अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ महीने, कुछ साल, कुछ डेकेड्स की इन्वेस्टिंग करी जाती है। ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हो गया, वो है हमारा टाइम होराइजन। दूसरी चीज़ है कि हम ट्रेडिंग जब करते हैं, जो हमारे आइडियाज होते हैं, किस बेस पर हम ट्रेडिंग करें। जैसे आज हमने एग्जांपल है रिलायंस का। अब मैं रिलायंस क्यों ट्रेड करूं? बिकॉज स्टॉक्स तो हजारों हैं, तो मैं किस बेस पे ट्रेड करूंगा? जनरली जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। ओके। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब हम वहां पर ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही से मेरा अगला सवाल आता है, दोनों में फ़र्क क्या है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, और क्या एक आम आदमी ये कर सकता है? देखिए, हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ पर हम उस स्टॉक की जो एक्चुअल बुक्स कहती हैं, मतलब जो स्टॉक में कितना
बैलेंस शीट उसकी क्या कह रही है, बैलेंस शीट मतलब कि उसके पूरे साल में कितने उसके एसेट्स बने हैं, क्या लाइबिलिटी हैं, क्या प्रॉफिट आया है। सिमिलरली हमारे को बैलेंस शीट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाता है, मतलब एक कंपनी ने कितने क्या उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स करा, कितनी सेल करी, कितना रेवेन्यू आया। तो ये सारी चीज़ आपकी फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट बनता है, जहाँ पर हम एक्चुअली उस कंपनी के बारे में पढ़ के हम ढूंढ पाते हैं कि क्या ये कंपनी 5, 10, 15 साल के बाद भी अच्छा काम करेगी कि नहीं करेगी। ओके यहाँ पर अलग अलग तरह के वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं। आई थिंक हम लोग वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स लाइक फ्री कैश फ्लो मेथड या फिर DDM मेथड जिसको बोलते हैं, डिस्काउंटेड डिविडेंड मेथड्स, जिसके बेसिस पर आप ढूंढ सकते हैं कि जो आपका स्टॉक है वो कितना ऊपर जा सकता है। ओके यहाँ पर अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने स्टॉक प्राइस के बारे में बात भी नहीं करी। मैंने केवल कहा कि मैं उस कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ रहा हूँ, मतलब जो उसका 500 पन्नों का जो पूरी की पूरी बुक होती है उस कंपनी के बारे में, वो पढ़ के मैं अपना एक आइडिया बना रहा हूँ कि हाँ क्या ये कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। बट एज अ ट्रेडर हम बात करें कि हमारा टाइम होराइजन छोटा है। हाँ, अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि कितना छोटा है? 5 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, बट एसेंशियली मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँ कि उस कंपनी में क्या हो रहा है। उस समय मैं केवल और केवल प्राइस जो चल रहा है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, मतलब जिस प्राइस पे ट्रेडिंग हो रही है, मुझे केवल वो देख के अपना एक बायस बना लेना है। बायस मतलब कि क्या मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इस प्राइस के बेस पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा, दूसरे वाले को फंडामेंटल बोलते हैं। नहीं वाकई में सच में आपने बहुत अच्छे से मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया यहाँ पे कि वाकई में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस नाम में टेक्निकल है, बट देखा जाए तो फंडामेंटल में काम ज़्यादा है। जी जरूर, डेफिनेट। ठीक है, गुड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, और क्या इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एक ही चीज़ है? क्योंकि लोग इसको अक्सर सिनोनिमस समझते हैं। वो सिनोनिमस इसलिए समझा आता है क्योंकि जनरली स्पीकिंग जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे मतलब इंट्रा डे एंड डे। इंट्रा जैसा आपने वर्ड आपको बता रहे हैं, इंट्रा मतलब उसी दिन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे। तो हमारी जो ट्रेडिंग का समय है वो 9:15 से 3:30, 9:15 to 3:30 होता है। जी। अब आप मान लीजिए कि अगर मैं कोई स्टॉक को खरीद और बेच रहा हूँ और मैंने इसी 9:15 से लेकर 3:30 के दौरान ही खरीदा भी बेचा भी, जी। तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके। बट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है जी और मैं आज एग्जिट ही नहीं लेना चाहता, मैं और जितना ऊपर जा रहा है उसका थोड़ा प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ। जी। उस केस में मैं 2-3 दिन उसको होल्ड करना चाहता हूँ। हाँ, इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोल देंगे। ठीक है, ओके। स्विंग ट्रेडिंग हो गया जहाँ पे हम 2 से 3 दिन आप होल्ड कर रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, चलता ही चले आ रहा है और अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बाहर निकलूं, 2 हफ्ते तक मैं इस ट्रेड में बैठना चाहता हूँ, उसको आप पोजिशनल ट्रेडिंग बोल देंगे। ओके, आपने एक पोजीशन ले ली। जी हाँ, आपने उसमें पोजिशन लेके आप बैठ चुके हैं। ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग तरह की ट्रेडिंग हो गई है। बट हम वापस आते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, बिकॉज इंट्राडे में बहुत और छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत जल्दी भी एग्जिट ले लेते हैं और कभी कभी हम 2-3 घंटे तक भी वेट कर सकते हैं। ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि मान लीजिए मैंने एंट्री ली एंड विद इन 5 सेकेंड्स ओके प्रॉफिट आ गया, ओके, तो मैं 5 सेकंड में भी एग्जिट ले सकता हूँ। बिल्कुल आपकी चीज़ है। एकदम, उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, स्कैल्पिंग। ओके। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग। तो एंड पर आपने जैसे बोला कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को सिनोनिमस इसलिए मानते हैं बिकॉज जब हम शुरुआत करते हैं, हम आज का जितना प्रॉफिट बना घर ले जाओ और आराम से सो जाओ, इसलिए लोगों को ये लगता है, बट इट्स नॉट द सेम। ओके, दिस मेक्स सेंस। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, मैंने देखा है लोग बोलते हैं नहीं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो मतलब मैं रोज का रोज कर रहा हूँ, रोज कमा रहा हूँ रोज खा रहा हूँ, वैसा वाला एक फंडामेंटल देखा है मैंने लोगों का। बट जैसे कि आप बोल रहे हो ये मंथ्स तक भी जा सकती है। जी डेफिनेटली। तो मतलब ठीक है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्लियर अ लॉट ऑफ डाउट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हियर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड वी ट्रेड? देखिए, मैं ट्रेडिंग को बिजनेस मानता हूँ, एज अ हॉबी नहीं मानता। अब मैं बिजनेस क्यों करूँगा? एट द एंड ऑफ द डे मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ? टू मेक प्रॉफिट्स, राइट? तो ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। आप खुद सोचिए कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? थोड़े से पैसे और एक लैपटॉप। हाँ। मुझे ना लैंड चाहिए, ना मुझे कोई बिल्डिंग चाहिए, ना मुझे कोई एम्प्लॉय चाहिए, कोई नहीं चाहिए मेरे को। आप अकेले का? मैं अकेले काफ़ी हूँ। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि क्यों ये इतना लुक्रेटिव बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल गो इनटू दिस बिजनेस।
बिकॉज इट्स वेरी इजी टू कम इन. आई एम टेलिंग यू, एक बंदा जो आज डेफिनेटली इसमें जाने वाला है. बट अब आपको दूसरा पार्ट भी इसका देखना है कि अगर ये इतना इजी है तो कुछ ना कुछ तो पंगा होगा. डेफिनेटली जी. तो हम पंगे की बात करते हैं. जी. बिकॉज इट इज सो इजी, इट्स नॉट वेरी सिंपल एंड इट्स नॉट वेरी सिंपल टू मेक मनी. इन फैक्ट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा. सेबी की अभी बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, मे बी अबाउट 3 months बैक. ओके. वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 89% ट्रेडर्स का प्रॉफिट नहीं आ पाता है. कितने दिन तक? हमेशा? 1 साल में, इन 1 year. ओके. अब ये दिखने में बहुत बड़ा नंबर है, बट अगर आप इसको बिजनेस से कंपेयर करो, आपने सुना होगा स्टार्टअप्स में भी 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं. तो हमें कोशिश ये करनी, सीखते रहें और बढ़ते रहे आगे. अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमको नहीं रखना चाहिए तो हम उसको हटा देंगे, बट फिर भी मैं पूछूंगी क्योंकि ये हमारे रिटन क्वेश्चंस में नहीं है. मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई बंदा नया है इस धंधे में तो भाई रिस्क है ऑब्वियसली, उसको कुछ आता नहीं है. किसी भी बिजनेस की तरह स्टार्टिंग में आप सबसे आप नौसिखिए, आप कुछ नहीं पता आपको. कितने पैसों से शुरू करना चाहिए आपके हिसाब से? आपने कितने से शुरू किया था? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. एंड मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे मिनिमम कितना अमाउंट से शुरू करना चाहिए. देखिए, जब आप कितने भी अमाउंट से शुरू कर रहे हैं ना, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा. अब इसका मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपये तक का रिस्क ले सकता हूँ, ओके. कि ठीक है, अगर मेरे 10,000 रुपये मेरे इस बिजनेस में खो गए, आई हैव नो इश्यूज, मैं कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूँ. करेक्ट. तो आप उस हिसाब से ट्रेडिंग करें कि आप 10,000 से लेकर 20,000 से शुरू करें. अच्छा. मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने 20,000 से शुरू किया तो आप अपना 50% कैपिटल गवा देंगे. ओके. तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरे को दैट इज द मिनिमम अमाउंट जितने से मैं शुरू कर सकता हूँ. तो इट शुड ऑलवेज कम कि आपका खुद का रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है. आप हो सकता है कोई 1 लाख रुपए का रिस्क लेना चाह रहा हो, तो यू कैन स्टार्ट विद 2 लाख रुपीज. बिकॉज जनरली स्पीकिंग अगर आपने 50% का अपना कैपिटल हटा दिया है, आप हरा चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, स्टार्ट लर्निंग अगेन एंड कम बैक अगेन. करेक्ट. पूछ लो, आपने कितने से शुरू किया था? मैंने फर्स्ट टाइम जब शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद 25,000 रुपीज. ओके, दैट्स वेरी ऑनेस्ट. आपने फट से बता दिया, मुझे लग रहा था आप स्केप्टिकल होंगे जवाब देने में. नहीं, बिकॉज मुझे याद है. एंड मैं असल में एक ऑप्शंस ट्रेडर्स, मैंने शुरुआती ऑप्शन से करी थी. विल टॉक अबाउट ऑप्शंस लेटर आई थिंक. तो मैंने ऑप्शन से शुरुआत करी थी. मैंने कभी भी स्टॉक्स वगैरह ट्रेडिंग नहीं करे थे. एंड मुझे ये तक नहीं पता था कि कितना मार्जिन लगता है. आई थिंक मैंने आपके थोड़े बुक्स के क्वेश्चन देख लिए थे. आई थिंक आपने मार्जिन पूछने वाले हैं मुझसे. सो मुझे ये नहीं पता था कि कितना मार्जिन लगता है टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग. मैंने 25,000 से शुरू किया और मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया. और फिर मेरे को उसमें 1 लाख रुपए और डालने पड़ गए थे, बिकॉज आपने बढ़ाने पड़ गए थे. बट यार, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट चेक जो मैंने दिया था, बिकॉज उस समय चेक्स चलते थे. चेक चलते थे, तो 25,000 का चेक मैंने काट के स्टार्ट किया था. अच्छा. ओके. ओके. ज़्यादातर लोग कैसे शुरू करते हैं? स्टॉक ट्रेडिंग से या ऑप्शंस वगैरह से? नो, डेफिनेटली स्टॉक्स. मैं किसी को सलाह तक नहीं दूंगा टू स्टार्ट ऑप्शंस. एक्चुअली वही मुझे लग रहा था जब आपने बोला आपने ऑप्शन से शुरू किया, तो मैं डर रही थी ये बोलते हुए कि ज़्यादातर लोग तो आई थिंक द अदर वे राउंड जाते हैं. तो ये कैसे हुआ कि आपने, मतलब आपको एक्सपीरियंस था? मेरे को एक्सपीरियंस भी था. मैं पहले एज अ जॉब काम कर चुका था, बट उससे पहले मैंने 1.5 साल बिफोर आई टुक माई फर्स्ट ट्रेड मैंने बहुत पढ़ाई करी थी. तो मैं बहुत रिस्क अवर्स ट्रेडर हूँ. रिस्क अवर्स मतलब मुझे रिस्क पसंद नहीं है. Doesn't go with your profession. Exactly, doesn't go. But I like to be very thorough with my learning first. तो मैंने 1.5 साल तक एक्चुअली पढ़ाई करी थी बिफोर आई टुक माई फर्स्ट ट्रेड. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा है कि हम ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं कि जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना. एंड आई थिंक यू मेड इट, ऑफ कोर्स यू मेड इट. तो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एसेट क्लासेस क्या होते हैं एक बिगिनर के लिए, जिस भाषा में बताना चाहिए आप वैसे बताओ. तो जैसे अभी हमने बात करी, अभी हमने 2 एसेट क्लासेस की ऑलरेडी बात कर ली है. इक्विटी, जो कि हम स्टॉक्स होते हैं, एंड द सेकंड वन आर ऑप्शन, जैसे मैंने अभी वर्ड बोला, जिनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं. सो एक आपकी एसेट क्लास हो गई इक्विटीज जी. द सेकंड एसेट क्लास जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों आता है. देन वी हैव करेंसी, जिसमें आप करेंसी भी ट्रेड कर सकते हैं. लेट्स से USD INR, इससे कि आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं. फिर आपका होता है MCX कमोडिटीज,
आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप सिल्वर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग एसेट क्लास होती हैं। इसके अलावा ये तो एसेट क्लास होगा जो जनरली लोग ट्रेड करते हैं, जो मतलब आप और मैं एज रिटेल ट्रेडर्स हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एसेट क्लास है जो हम लोग जनरली ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज वो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है, वो ऑनलाइन करना बड़ा टफ होता है। जैसे कि बॉन्ड्स, ओके, राइट, सो CDS, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये थोड़ा मतलब दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज हम ये ऑनलाइन कर ही नहीं सकते, सो नॉट मेनी पीपल डू दिस। ये जनरली बैंक्स में ट्रेडिंग करी जाती है, नॉट एज रिटेल ट्रेडर्स। बट जो टॉप के 4 होंगे, दोज विल बी इक्विटी, डेरिवेटिव्स जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों आ रहा है, MCX विच इज कमोडिटीज एंड करेंसीज। परफेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रोकर क्या होता है? क्या ब्रोकर सिर्फ एक इंसान हो सकता है? ब्रोकर पहले तो शायद एक केवल इंसान ही होते थे, बट अब चेंज हो चुका है पूरी दुनिया। तो ब्रोकर है जो हमें बेसिकली कनेक्ट कर रहा है टू द एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जहां पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब मान लीजिए मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो मैं रिलायंस को कॉल तो करूंगा नहीं कि मुझे एक स्टॉक दे दीजिए, तो और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किससे स्टॉक मिलेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, किसी को बेचना भी है, तभी मैचिंग होगी। अब मुझे कैसे पता कि कौन मेरे लिए एक रिलायंस का स्टॉक बेचने को उत्सुक बैठा है? हाँ, करेक्ट। तो ब्रोकर आपकी एक इंटरमीडियरी है जहां पर आप बायर भी हैं और सेलर्स भी हैं। हाँ, राइट, प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आप अगर बायर हैं तो आप कहेंगे जी मुझे रिलायंस का स्टॉक चाहिए, TCS का स्टॉक चाहिए, इन्फोसिस का स्टॉक चाहिए। और जो सेलर है वो कहेगा मुझे मेरे पास है जी, मुझे बेचने हैं ये। अब उसको क्यों बेचने, कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है उसने सस्ते में खरीदा हो, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं, वो निकलना चाह रहे हैं उस ट्रेड से। तो ब्रोकर इज लाइक एन इंटरमीडियरी जहां पर वो बायर्स एंड सेलर्स को मैच कर रहे हैं। कोई भी ब्रोकर बन सकता है क्या? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस, बिकॉज आपको सेबी के नॉर्म्स के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको NSE का मेंबर होना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो ब्रोकर बनना इन इटसेल्फ इज आई वुड से बहुत टफ प्रोसेस है। परहैप्स इंडिया में ही जो अपार्ट फ्रॉम द टॉप लेट्स से 15-20 ब्रोकर्स, देयर विल बी 200-300 मोर ब्रोकर्स। तो ब्रोकर ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत ही कम तादाद में ये। ओके, ओके। एक्सचेंज क्या होती है और ब्रोकर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? राइट। तो अभी हमने बात करी कि ब्रोकर तो इंटरमीडियरी है। हाँ जी, ब्रोकर आपको बस ये दिखा रहा है कि इस समय बायर और सेलर आ रहे हैं, बट जो आप स्टॉक को खरीद रहे हो, जो स्टॉक फिजिकली जो स्टॉक है, अब पहले तो पेपर में स्टॉक आते थे कि आपने स्टॉक खरीदा तो आपके पास कुरियर आता था, हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते थे, बट यू एक्चुअली यूज्ड टू गेट इन कुरियर। मैंने टीवी शोज में देखा। जी, अभी भी जैसे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, राइट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अभी भी वही सेम प्रोसेस है, यू गेट द शेयर सर्टिफिकेट उसमें। बट अब इसको सब कुछ हम डीमटीरियलाइज्ड कर चुके हैं, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सचेंज का रोल आना शुरू हो जाता है। तो हम 2 तरह के एक्सचेंज बड़े हैं इंडिया के, जो सबसे 2 बड़े एक्सचेंज हैं, BSE जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जो 1875 में स्टार्ट हुआ था, एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच स्टार्टेड इन 1992। इनमें बहुत सारी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। जी, BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनी है एंड NSE में 2000 से ज़्यादा कंपनी है। क्योंकि यहाँ पर सारी कंपनी लिस्टेड हैं, तो अब हमारे को कहाँ पे जाके ट्रेड करना है, हम इन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करेंगे। बट इन एक्सचेंज को हमारे को कनेक्शन कौन देगा? ब्रोकर। अच्छा, तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करेंगे। दिस इज द डिफरेंस। तो एक तरीके से ब्रोकर मेंबर हो गया स्टॉक एक्सचेंज का। करेक्ट। आई एम लर्निंग। थैंक यू। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोग NSE का नाम ज्यादा सुनने में आता है ना, बट एक्चुअली देखा जाए तो BSE तो NSE से काफी ज्यादा पुराना है। जी, बहुत पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना है। दलाल स्ट्रीट ही BSE है, राइट? एंड दलाल स्ट्रीट से ही सब इंडिया में शुरू हुआ था ये सारा काम। ओके, तो NSE और BSE के बारे में कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शेयर करना चाहो? मे बी आपने NSE के साथ काफी बार सुना होगा निफ्टी का नाम। हाँ जी। और BSE में शायद आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, एटलीस्ट अब तो बहुत सुनने में आने आ रहा है, बिकॉज उसकी एक्सपायरी शुरू हो गई। तो NSE में जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं, एक तरह आप मान सकते हैं कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, कैपिटलाइजेशन वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यस, उनका एक बकेट बना दी, उसको हम बोलते हैं निफ्टी। जी। तो NSE की टॉप 50 तो हो गई निफ्टी, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि वो आपकी पूरी इकोनॉमी का बता रहा है कि हाउ इज द इकोनॉमी डूइंग। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, दैट मींस इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बिकॉज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ऊपर जा रही है। वेरी सिंपल। जरूरी नहीं कि पूरी 50 जाए,
हो सकता है कि 50 में से 40 चली है ऊपर, 10 गिर रही हो, बट ओवरऑल द इंडेक्स गोइंग अप, तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट टेल्स यू हाउ द इकोनॉमी इज वर्किंग। सिमिलरली सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज, जी ऑब्वियसली बात है कि जो सेंसेक्स की टॉप 30 है वो एनएससी की भी टॉप 30 है, होंगी। हाँ हाँ। तो ये हो गया आपका निफ्टी इंडेक्स एंड दी सेंसेक्स इंडेक्स। जबकि वहाँ कंपनी ज्यादा रजिस्टर्ड है, बट उनका जो इंडेक्स है वो और छोटा है। जी करेक्ट। NSE somehow has become the more popular index to trade with, तो इसलिए इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें और एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो NSE में ज़्यादा ट्रेडिंग करी जाती है। तो हम लोग जब भी हम आप आगे भी बात करेंगे तो आप जो देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्चुअली हैपेंस ऑन द NSE स्टॉक एक्सचेंज, नॉट ऑन द BSE स्टॉक एक्सचेंज। जबकि मेरे पास मान लीजिए रिलायंस मेरे पास NSE में भी है, BSE में भी है, बट मोर ऑफन एंड नॉट मैं NSE में आके ट्रेड करूँगा, BSE पे ट्रेड नहीं करूँगा। आपका भी हाथ उधर ही जाता है डिफॉल्ट? मेरा ही नहीं, शायद अगर मेरे 100 लोग हैं तो सारे के 100 लोग NSE में जाएंगे। आप मुझे बताइए, बेयर मार्केट, बुल मार्केट का नाम बहुत आता है और बड़े अच्छे अच्छे सिंबल्स बने होते हैं, राइट? ये क्या होता है एग्जैक्टली और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? आपने कभी भी बुल को जब देखा है, एक्चुअल बुल जो होता है वो कैसे प्रहार करता है, हाउ डज इट अटैक? ऐसे ऊपर से, क्योंकि बुल हैज द हॉर्न्स, तो ऐसे अटैक करता है, राइट, ऑन द अपसाइड। बेयर कैसे अटैक करता है? बेयर बहुत हैवी एनिमल है, नीचे दबाता है वो, करेक्ट? सो आई एम नॉट, मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं मैं समझ, मैं आपको क्या समझा जा रहा हूँ, व्हेन इट्स अ बुलिश मार्केट तब बुल की तरह मार्केट ऊपर जाता है, व्हेन इट्स अ बियरिश मार्केट बेयर की तरह मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अगर मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, और अगर वो नीचे गिर रहा है तो उसको हम बेयरिश मार्केट बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन। बट आप क्या ट्रेड लेना चाहते हैं? ओके, अब जो मैं बाय करना चाहता हूँ या फिर मैं जो सेल करना चाहता हूँ, हम या तो ये बोल सकते हैं, बट ये बहुत ओल्ड स्कूल हो गया है, अब बोरिंग हो गया। हाँ, तो इसके अलावा अब जो नए वर्ड्स शुरू करे गए वो है आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग। ओह, सो आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग मीन्स मैं बाय करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो शॉर्ट मीन्स मैं सेल करना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, शॉर्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैंने पहले बाय किया और फिर मैं सेल कर रहा हूँ। ओह, स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल कर सकते हो फिर बाय कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि आप ये क्यों करोगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है, हाँ, उसका प्राइस कम होने वाला है, मैं उसमें से कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ? अगर मैं उसको हाई प्राइस पे सेल कर दूं और बाद में जब वो गिर जाए तब खरीद के बेच, तो खरीद लूं, ठीक है, बेचा तो पहले ही हुआ है, बाय कर लूं, तो गिरते मार्केट में भी मैंने प्रॉफिट कमा लिया। हाँ, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, तो इसको भी हम गोइंग शॉर्ट बोल सकते हैं। ओके, तो गोइंग लॉन्ग इज बाइंग, दैट्स इट, बट डज नॉट रियली मीन कि मैं हमेशा फर्स्ट वो कर रहा हूँ। जनरली स्पीकिंग यस, गोइंग लॉन्ग इज taking the buying entry, going short is taking the short entry. Generally going short actually means going short sell. इसको हम short sell मतलब मैंने पहले सेल किया और मैं बाद में एग्जिट लेने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग। और भी कोई नाम है क्या इसका? लॉन्ग, शॉर्ट, और भी किसी तरीके से इसको? देखो, मैं आपको वर्ड्स तो बहुत सारे दे दूंगा, फिर आपको हेजिंग और ये सब भी मजे आएंगे, बट आई थिंक वो हमारे बाकी बात के सेशंस में आएगा। ओके, मैं एक चीज और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि जो चीज मेरे पास है नहीं, मैं उसको बेच कैसे रही हूँ? आप कह रहे हो ना हम यहाँ पे सेल पहले कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है? चलिए, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2500, 2500 इज द प्राइस, और मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा, ठीक है। आप और मैं मिलते हैं, आप कहते हो असीम चलो मैं आपसे एक बेट करती हूँ, मेरे हिसाब से रिलायंस ऊपर जाएगा, मेरे को तो बहुत अच्छा मिल गया, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ नीचे गिरेगा, तो आपकी हमारी बेट लग गई। ओके, आपने कहा, आपने बाय किया रिलायंस क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, और मैंने शॉर्ट सेल किया बिकॉज मुझे लग रहा है नीचे गिरेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, अगर तो ये ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि मेरी बात सही हो, क्योंकि आपकी बात सही हुई और मेरे को लॉस हो गया, करेक्ट। बट अगर ये नीचे गिरता है, हाँ, अब जब मैंने शॉर्ट सेल किया, क्या उस समय मेरे पास रिलायंस था? नहीं, मेरे पास रिलायंस नहीं था, मैंने तो केवल बेट ले ली थी आपसे, मैंने सेल कर दिया था, शर्त लगा ली थी जी। अब अगर ये नीचे गिर जाता है 2500 से, आ जाता है 2400 पे जी, और इंट्राडे हमने ट्रेड लिया, तो हमें ये पता है कि 3:30 बजे हम एग्जिट कर लेंगे। अब आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा, तो
तो आपने जो 2500 रुपीज की जो आपने बाइंग करी थी वो 2400 पे आ गया, 100 रुपए का फर्क, तो आपको कितना लॉस हुआ? 100 रुपए। तो अगर आपको 100 रुपीज का लॉस हो रहा है हाँ तो वो मेरे को प्रॉफिट होगा। हाँ मैंने, अगर आप खुद देखो कि मैंने 2500 मैंने ज्यादा रुपए पे सेल कर दिया था, और जब वो 2400 पे आया मैंने वापस उसको बाय कर लिया। एक चीज सेल करी, एक चीज बाय करी, मेरा क्वांटिटी जीरो, आपने एक चीज बाय करी, एक चीज सेल करी, आपकी क्वांटिटी भी जीरो, ठीक है। बट मुझे गिरते समय प्रॉफिट हो गया और आपको गिरते समय लॉस हो गया। हाँ तो शॉर्ट सेल में हमें प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे गिर रहा है। हाँ और गोइंग लॉन्ग में प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके ओके। और ये 100 रुपए ट्रांसफर कैसे होंगे? ये हमारा ब्रोकर हेल्प करेगा। ओके ठीक है। तो यू डोंट नीड टू हैव इट इन योर अकाउंट, मतलब यू डोंट नीड टू हैव एक्चुअल स्टॉक्स इन योर अकाउंट, सिर्फ बेटिंग के बेसिस पर भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। राइट। तो ये 100 रुपए जो हैं ये कैसे आएंगे अकाउंट में? आपके पास प्रोडक्ट है नहीं यहाँ पे, मतलब स्टॉक है नहीं, मगर आपको मालूम है कि एग्जैक्टली कितने का नुकसान आपको हुआ है, तो वो 100 रुपए मेरे पास कैसे आएंगे? हाँ, जब हम अपने ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं, विद इन द डे स्टॉक की मूवमेंट नहीं होती है, वो मूवमेंट नहीं होती है, केवल मार्जिन के बेस पर हमारे को वो टेम्पररी स्टॉक मिल जाता है। तो आपको टेम्पररी स्टॉक मिल गया, मैंने टेम्पररी स्टॉक बेच दिया, और क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड लिया है, शाम को 3:30 बजे वो टेम्पररी स्टॉक मेरा खत्म हो जाएगा और आपको वापस मिल जाएगा। ओके तो ये तो हो गई अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम शॉर्ट सेल करते हैं, हाँ अगर हम स्टॉक्स में कर रहे हैं तब तो हम इंट्राडे कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को टेम्पररी स्टॉक मिल रहा है, टेम्पररी स्टॉक जा रहा है। बट अब मुझे लग रहा है कि कल रिलायंस गिरने वाला है और मैं इसमें से प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये तो पता है कि मुझे शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि अगर गिरेगा तो मुझे शॉर्ट सेल से प्रॉफिट आएगा। बट मैं टेम्पररी तो नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आज सेल कर दिया और कल मैं खो गया, तो मेरे को कहाँ ढूंढते रहेगा ब्रोकर। तो इसलिए आप स्टॉक्स में पोजिशनली आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ओके। बट देयर हैज टू बी अ मेथड कि हम प्रॉफिट निकाल पाए। वहां पर हमारे को डेरिवेटिव्स, जो हमने अपना दूसरा एसेट क्लास यूज करी थी, डेरिवेटिव्स में आप पोजिशनली भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके ओके। एंड बाय डेरिवेटिव्स यू मीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन? जी हाँ। तो आप अभी उसके डिटेल में शायद नहीं जाना चाहते, फ्यूचर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए ताकि मैं किसी भी स्टॉक को खरीद या बेच सकूं। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा इजी समझा पाऊंगा ऑन द लैपटॉप। मैं आपको एक एक्चुअल एग्जांपल दिखा पाऊंगा। सो लेट्स सी ऑन द लैपटॉप। तो लीना, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। वील टॉक अबाउट मार्जिन फर्स्ट। यहाँ पर मैं आपको रिलायंस का स्टॉक दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है इस समय, एंड द प्राइस इज 2346। राइट। बट अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस ऊपर जाने वाला है जी, मैं खरीदना चाहता हूँ, बट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हाँ, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ओके। तो अब मेरे को मान लीजिए इसको बाय करना है स्टॉक को, तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली बी दबा दूंगा, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। जैसे मैंने बी दबाया, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मेरा खुद का पहले बैलेंस दिखा रहा है। सो एट द बॉटम कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो इस समय इट इज शोइंग 10,000 रुपीज। तो इतने ही हैं मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब अगर मैं एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी में मैंने 1 लिखा, तो 2,500 के करीब आ जाए, वो 2,500 के करीब आ जाएगा। आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर इसने 2,352, क्योंकि वहां तक पहुंच गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लेके चल रहा होगा ये अपना। तो उस हिसाब से कह रहा है, क्योंकि जो ब्रोकरेज वगैरह जो हमारा खर्चा आएगा, कह रहा है कि भाई इतने रुपए तो आपके अकाउंट में होने चाहिए। दिस अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक द ट्रेड इज कॉल्ड द मार्जिन। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि मैं बाय करूं, जैसे हमने बात करी है, मैं शॉर्ट सेल भी कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट सेल का कितना आएगा। अगर मैं शॉर्ट सेल में जाता हूं, वो मेरे को कह रहा है कि डिलीवरी में मैं सेल नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बोला, पोजिशनली हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, तो मेरे को इंट्राडे में आना पड़ेगा। मैंने इंट्राडे को क्लिक करा, तो सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए, सब कुछ एक्टिव हो गया। मैंने एक क्वांटिटी डाली और इसने कहा कि आप केवल 472 रुपीज में आप शॉर्ट सेल कर सकते। अच्छा, तो अगर मेरे ये किसने डिसाइड किया? ये क्या कहते हैं, आपका जो एक्सचेंज है वो ही डिसाइड करता है। ओके। और इसका भी पूरा प्रोसेस है, मतलब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको हम VAR बोलते हैं, वैल्यू एट रिस्क, उसके बेस पर ये फाइंड किया जाता है। इसकी बट ये ट्रेडर के लिए जानने की जरूरत, मोटा मोटी यहाँ पर लिखा भी आ जाता है। जैसे इसमें मार्जिन 5x लिखा है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाता है कि अगर स्टॉक
2500 रुपीज का चल रहा है, तो मोटा मोटी 500 रुपए में मैं इंट्राडे बाय और सेल कर पाऊंगा वो पर्टिकुलर स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा स्टॉक है। रिलायंस इज अ वेरी ह्यूज स्टॉक, राइट, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें मेरे को 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। बट अगर मैं कोई छोटी सी कंपनी लूंगा तो उसमें ब्रोकर कहेगा नहीं भाई मैं आपको 5x का लेवरेज नहीं दे रहा, 2500 का स्टॉक है, 2500 रुपए रखो अपने पास तभी बाय करने दूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो इस केस में जो मार्जिन हुआ दैट मीन्स कि मिनिमम अमाउंट इसमें होना चाहिए जो मेरे अकाउंट में होना चाहिए ताकि मैं ट्रेड ले पाऊँ। ओके, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल कंपनी है जी एग्जैक्टली, कि मतलब एक्सचेंज भी आपको, ब्रोकर भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है तू सही कर रहा है, तो ज़्यादा नहीं रखवा रहे तेरे ब्लॉक करके पैसे। क्यों करा जाता है, आपको उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने भी सेल करा, मैंने 472 रुपीज में सेल कर दिया क्योंकि 472 रुपीज ही मुझसे मांग रहे हो, हाँ, पर जो स्टॉक है वो 2500 रुपए का है। हाँ, 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 हाँ। अब आप अज्यूम करो कि ये स्टॉक विद इन 15 मिनट अगर 2500 से 3500 चला जाए, 1000 का मुझे लॉस हो जाए 15 मिनट में, बट मैंने जो पैसा गिरवी रखा है कितना है 472 रुपीज, तो मैं भाग जाऊंगा लेके वो पैसे। बट इतनी बड़ी कंपनी नहीं हो सकती, इसलिए तो इसकी जब मैंने आपको बताया देयर इज अ एक्चुअल थॉट प्रोसेस जिसकी बेस पे मार्जिन डिसाइड नहीं, किया मैंने बहुत अच्छे से समझ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, जितनी रिलायबल, जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी पुरानी कंपनी है, उतना ज़्यादा आपको लेवरेज मिलेगा। एग्जैक्टली। तो 5x से ज़्यादा तो मुझे लगता कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि रिलायंस से बड़ा कौन होगा यहाँ पे। पहले एक्चुअली ज़्यादा मिलता था, अब क्या कहते हैं नॉर्म्स को थोड़ा चेंज किया गया। पहले 5 क्या 10 15 20x तक मिलता था, बट नाउ आई थिंक यू आर राइट 5x ज़्यादा शायद किसी कंपनी में नहीं। क्योंकि रिलायंस वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल कंपनीज ऑफ अ कंट्री है, राइट। ओके, ये आई लर्न समथिंग न्यू। ओके, समझ गई। अब आप मुझे मार्केट ऑर्डर लगाना सिखाइए। मार्केट ऑर्डर एज द वर्ड इम्प्लाइज कि जो भी उस समय मार्केट का प्राइस चल रहा है, मतलब जो भी लाइव प्राइस चल रहा है, मुझे उस पर ट्रेड ले लेना है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इस समय जो प्राइस है दैट्स 2347 हियर, ठीक है, और मैं कह रहा हूं मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। मैं क्या करूंगा, मैं बाय को क्लिक करूंगा, इंट्राडे को मैंने क्लिक किया, यहां पर ऑलरेडी मार्केट लिखा है और मैं बाय को दबा दूंगा। एज सुन एज आई डू दैट आप नोटिस करोगे मेरा बाय हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब अब मेरे पास एज ऑफ नाउ रिलायंस का एक स्टॉक है मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक्चुअली 0.000001% की इक्विटी आ गई कंपनी की, मैं उसका हिस्सेदार बन चुका हूं केवल मात्र 475 रुपए लगा के। इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा था मैंने उसी पे खरीद लिया। ये 475 में थोड़ी हुआ होगा, ये 475 में हुआ क्योंकि मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया है। अच्छा, ओके ओके ओके। अगर मैं इसको पोजिशनली ले रहा होता तो कम से कम 24 जो जी उतने और जरूरत है, उतनी जरूरत थी। अगर मुझे इससे भी सस्ता खरीदना हो तो क्या कोई तरीका है? हाँ, उसी को हम लिमिट ऑर्डर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अभी प्राइस चल रहा है 2347, आपको लगता है नहीं कि मुझे ये ऑलरेडी बहुत महंगा प्राइस है, आप लेट्स से 2300 पे बाय करना चाहते हो, तो क्या तरीका है? तब मैं मार्केट पे तो नहीं खरीद सकता, बिकॉज अगर मैं प्राइस ही चल रहा है तो जो सेलर बैठा है, हमने बात करी थी कि मैच होना जरूरी है, तो सेलर तो 2347 पे बैठा है, तो मैं जब बाय करूंगा 2347 पे बाय कर पाऊंगा। बट आप चाहते हो सस्ता बाय करना 2300 पे, वहां पर आपको दूसरे तरीके ऑर्डर लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो आइए वो देखते हैं। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मार्केट अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको लिमिट बना दूंगा। ओके, एक क्वांटिटी मैंने डाली, यहाँ पर अभी मुझे प्राइस लिखने का मौका दे रहा है कि ये बोल रहा है कि असीम तुम्हारे को कितने महंगे ना तुम डाल दो। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे 2300 का प्राइस चाहिए। अब जैसे मैं ये करूंगा आप देखेंगे ये ऑर्डर प्लेस हो तो गया, बट अभी आया नहीं, बट अभी मैच नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस कोई सेलर बैठा ही नहीं हुआ 2300 में बेचने के लिए, तो प्राइस तो ऊपर चल रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना, हो सकता है किसी ने लगा रखा। हाँ, जिसको हम कहते हैं बेस्ट, आप बेस्ट के साथ ही ट्रेड कर पाओगे। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लगा था कि नहीं लगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि एक ऑर्डर तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, ऊपर वाला। हाँ, क्योंकि उसी वक्त ले लिया था आपने, ये, है ना? शॉर्ट सेल किया था ना वो, तो जो मैंने नॉर्मल बाय करा था, जो मैंने नॉर्मल बाय किया था वो ये था
जो मैंने 2347 पे ही बाय कर लिया था, बट जो दूसरा ऑर्डर लगाया मैंने वो आप देखेंगे कि वो भी फिल नहीं हुआ है, वो 2300 रुपए का वेट कर रहा है, लिमिट ऑर्डर। जब मार्केट नीचे गिरेगा रिलायंस और जब 2300 पे आएगा तब वो फिल हो जाएगा, मेरे को रिलायंस 2300 पे मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि मैं सारे इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ और आपने अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाया है तो 3:30 बजे अगर आपको वो ऑर्डर ही नहीं आया तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रोकर है वो कैंसिल भी कर देगा ऑर्डर। इनफैक्ट वो 3:30 बजे तक कभी वेट नहीं करेगा, उसको हम कट ऑफ टाइम बोलते हैं। जनरली ब्रोकर्स का जो कट ऑफ टाइम है वो 3:15 का होता है। तो एट 3:15 अगर वो आपका प्राइस मीट नहीं होगा तो आपका जितने भी ऑर्डर्स ओपन रह गए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। उस पर वो फीस लेते हैं? नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे मैं नई हूँ मार्केट में और ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद वो भी नए होंगे, अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो तो उसका कोई तरीका है? जी हाँ, मैं समझ गया। तो उसको हम स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं, जैसे कि वर्ड है स्टॉप द लॉसेस। तो मान लीजिए इसका मतलब क्या हो, मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाय किया है और मैं मैक्सिमम रिस्क 5 रुपये का लेना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 95 का प्राइस गिरे मेरा अपने आप ट्रेड एग्जिट हो जाए। एग्जिट क्योंकि मैं बाय किया हुआ तो मतलब सेल हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए मतलब। हाँ, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 6 घंटे मार्केट के सामने वेट करता रहूंगा कि 95 आए। तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं डायरेक्टली एक ऑर्डर लगा दूं कि वो जैसे ही 95 आएगा मेरा ट्रेड अपने आप आ जाएगा, ताकि आप उसको ऐसे बस देखते ना रहो, आप बाकी काम अपने आगे बढ़ा सको। जी। तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको लगा के दिखा देता हूँ, जो हमने अपना रिलायंस का स्टॉक लिया था उसी पे लगा देते हैं। तो ये आप सब पे हमेशा लगाते हो क्या? जरूर, है ना, सब पे लगाते हो? हर स्टॉक या आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता कितना गिर जाए। हाँ, क्योंकि आप उसी को थोड़ी ना देख रहे हो, आप तो पता नहीं 20-25 और कर रहे हो, सारे थोड़ी ना देखते रहोगे आप पूरे टाइम। तो हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो पहले जैसे ही आपने खरीदा या जो भी आपने पोजीशन ली है फौरन उसी वक्त आपने स्टॉप लॉस लगाया। करेक्ट, दैट्स द बेस्ट मेथड। काफी बार लोग क्या सोचते हैं कि दिमाग में सोचते हैं हाँ अगर यहाँ आ गया तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बट काफी बार स्किप हो जाता है वो। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो सबसे दैट इज द जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग 101 कि सबसे पहला चीज यही, आपने ट्रेड लिया और उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए ताकि आप मेंटली फ्री, आपको पता है कि मेरा रिस्क कितना है। तो ये स्टॉप लॉस का एग्जांपल देख के चलते हैं जी। तो अगेन विल गो फॉर रिलायंस ओनली। तो हमने रिलायंस पे आई थिंक 2347 पे हमने बाइंग करी थी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी प्राइस 2342 पहुंच गया है, तो मतलब मुझे 5 रुपये का लॉस हो रहा होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा 2 रुपये का और लॉस हो जाए, मतलब मैं 2340 तक तो मैं सह लूंगा, उसके बाद में सेल। हाँ, फिर मैं एग्जिट लेना चाह रहा हूँ। तो हाउ कैन आई डू दैट? मैं सेल दबाऊंगा बिकॉज मुझे बाइंग को एग्जिट लेना है, सेल। यहाँ पर एक आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन क्लिक दीज 3 जो फिल्टर्स। हाँ, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, SL मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस को क्लिक किया ये नाम चेंज होके दिखने लग गया SL ट्रिगर प्राइस, मतलब किस पॉइंट पे मेरा ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 2340। नीचे एक ऑप्शन है ऐड लिमिट प्राइस, ठीक है। ये अब जरूरी हो गया है करना, आपको ये भी यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। मिनिमम ये होता है कि मान लीजिए मैंने 2340 पे मैंने कहा कि मेरा एग्जिट हो जाए, बट जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर जब मैं एग्जिट लेना चाह रहा हूँ, एग्जिट मतलब मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो उस समय कोई बायर भी हो 2340 का। हाँ। जी, हमने हमेशा कहा है कि हमारा ट्रेड कब लगेगा? जब दोनों पार्टी होंगी, एक बायर और एक सेलर, मतलब सेम प्राइस होगा। अगर 2340 पे मैं तो सेल करना चाह रहा हूँ, कोई है नहीं लेता, तो मैं अपने आप को थोड़ा बफर दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि 2340 से लेके 2339, मतलब इसके बीच में कहीं भी होए मेरा एग्जिट हो जाए। हाँ, तो मैंने अपने आप को 1 रुपये का बफर दे दिया, तो आप ये बफर दे सकते हैं। सो वी कैन पुट दैट, और अब एक क्वांटिटी ऐड कर देते हैं हम अपनी, एंड आप देखेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम आराम से बातें कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये प्राइस नीचे गिरेगा तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक, मेक सेंस। नेक्स्ट मैं जानना चाहती हूँ टारगेट के बारे में। टारगेट क्या होता है, और मतलब जो भी एक मिनिमम चीज़ एक नए बंदे को पता होनी चाहिए। इसी को उल्टा हो गया, आपने अपना रिस्क तो मिनिमाइज कर लिया, आपने कहा कि मेरा 2340 आए तो मैं एग्जिट ले लूँ, बट अब आपको अपना ऊपर भी देखना होगा कि हम कितना प्रॉफिट लेके हम एग्जिट कर जाए। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस ऊपर चलते ही चले जाएगा, हो सकता है कि 10 पॉइंट ऊपर जाए और फिर वहां से पूरा नीचे गिर जाए। तो हम लोग एक टारगेट लेवल सेट कर सकते हैं कि यहां पर अगर जाए प्राइस तो मेरा एग्जिट हो जाए। दैट इज कॉल्ड दी टारगेट। ठीक,
तो जैसे भी हमने स्टॉप लॉस लगाया था ऐसे हम टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है। तो आइए टारगेट लगा के देख लेते हैं। अगेन हमें वहाँ पे सेल करना है, तो हम यहाँ पे सेल को फिर से दबाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे कि हम यहाँ पर लिमिट प्राइस डालेंगे, क्योंकि मेरे को इस लिमिट पे सेल करना है। ओके, इस लिमिट पे सेल करना है। तो मान लीजिए मैंने डाला 2350, ठीक है, कि अगर 2350 आता है एग्जिट हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं उसमें हमें डालना होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर, बट जब हम टारगेट लगाएंगे हमें लिमिट प्राइस डालना पड़ा, क्योंकि उस लिमिट पे जब आएगा मेरे को एग्जिट मिल जाए। मैं यहाँ पे सेल दबा दूंगा जी, वन क्वांटिटी। अगेन विद वन बट क्वांटिटी। इसके लिए हमारे पास पहले कुछ होना चाहिए ना, खाते में शेयर होना चाहिए ना। नॉट नेसेसरली। अगर आप इसको फ्रॉम अ सेलिंग पर्सपेक्टिव देखें तो एक तरीके से मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर रहा हूँ। आपको अगर याद हो हमने शॉर्ट सेल की बात करी थी। अभी मैं जो टारगेट लगा रहा हूँ मैं अपने ओरिजिनल ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए लगा रहा हूँ। बट अब हम दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास मैंने पहला ट्रेड लगाया ही नहीं, मैंने बाइंग करी ही नहीं, है ही नहीं आपके पास शेयर। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये 2350 सेल हो जाए, क्यों मुझे लग रहा है कि वहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैं अब शॉर्ट सेलिंग का भी ट्रेड लगा सकता हूँ यूजिंग द सेम पैरामीटर्स। ओके, उसका कुछ प्रोसेस अलग है या सेम? ये सेम प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस सेम है। अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है तो आपका वो ट्रेड एग्जिट कर जाएगा। अगर आपने बाय नहीं किया हुआ तो आपका वो नई पोजीशन बन जाएगी जो कि शॉर्ट सेलिंग पोजीशन होगी, नीचे की पोजीशन होगी। गॉट इट, गॉट, ऑपोजिट पोजीशन होगी जी। ओके, अब आप मुझे बिड आस्क के बारे में बताइए। ठीक है, बिड आस्क की हम बात करते हैं। आइए वो भी यहीं दिख जाएगा। बिड आस्क का मतलब होता है कि इस समय जैसे आपने बात करी थी, जब मैंने बोला 2340 को, जहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे को इस लेवल पे कोई बायर या सेलर मिलेगा कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलता है कि बायर या सेलर बैठा है कि नहीं? यूजिंग द बिड एंड आस्क। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे डेप्थ को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं डेप्थ को क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस दिख जाएगा। गॉट इट। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 2340.5। अब इस समय जब ये तो करंट मार्केट प्राइस है जो चल रहा है, उसके अलावा काफी लोगों ने ऑलरेडी बिड लगाई हुई है, मतलब उसने लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हैं। अच्छा, कि अगर ये 2340 पे है तो मैं बाय कर लूंगा, अगर ये 2340.15 पे बाय कर लूंगा, मतलब उन्होंने थोड़ा सस्ता बाय करने के लिए लगाया हुआ है। तो ये उनकी बिड्स हो गई। जो भी हाईएस्ट बिडर होता है, जिसकी सबसे ज्यादा बिड होती है, उसको चले जाता है, उसको चले जाएगा, क्योंकि वो ऑक्शन में वो जीत गया, तो उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो आप हमेशा देखेंगे बिड में सबसे महंगा दिखेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। ऑन द अदर हैंड आस्क होता है फ्रॉम द सेलर पर्सपेक्टिव, कि मैं इसको कितने पे सेल करना चाहता हूँ। सेलर्स में जो सबसे सस्ता सेल कर रहा होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि वो जा रहा है ठीक है यार, कम प्रॉफिट है बट मैं निकलूं। तो आप नोटिस करेंगे सेलर्स के पर्सपेक्टिव में आस्क प्राइस इज द लोएस्ट एट द टॉप, राइट, एंड बायर्स के पर्सपेक्टिव में बिड प्राइस इज द हाईएस्ट एट द टॉप, क्योंकि वहीं पे मैचिंग हो रही है, वहीं पे मैचिंग हो रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जो महंगा बेचेगा, सबसे सस्ता जो जो सबसे महंगा खरीदेगा और जो सबसे सस्ता बेचेगा, उनकी मैचिंग हो जाए। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, समझ आ गया पूरा। स्प्रेड क्या होता है? इसी के डिफरेंस को स्प्रेड बोल देते हैं। जरूरी तो नहीं है कि बिड और आस्क मैच कर जाए। हो सकता है कि मेरा बेस्ट बिड है 100 रुपीज 20 पैसा पे मैं बाय करना चाहता हूँ, आपकी बेस्ट आस्क है आप 100 रुपीज 50 पैसा पे सेल करना चाहते हैं। अभी भी हम दोनों के बीच में 30 पैसा का गैप दिख रहा है, तो ट्रेड तो नहीं लग पा रहा, नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे 100 रुपीज 20 पैसे में खरीदना, आप अलग प्राइस दे रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं स्प्रेड, जो कि 30 पैसा हो गया इस एग्जाम्पल में। अब जब तक ये स्प्रेड 30 पैसा लगेगा तब तक ट्रेड ही नहीं लगेगा। हो सकता है कि यहां से कोई और आ जाए और वो आपसे भी अच्छी आस्क कर ले, या फिर आप अपनी आस्क को कम कर लो, तो ये ट्रेड मैच हो जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड द आस्क इज कॉल्ड द स्प्रेड। ठीक है, मतलब वो इररिलेवेंट है वैसे, एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट है, क्योंकि सब अपने आप ही हो रहा है। अगर आप मार्केट ऑर्डर पे कर रहे हैं तो हाँ, तो इररिलेवेंट है, बट अगर मैं लिमिट ऑर्डर पे कर रहा हूँ तो बहुत रिलेवेंसी बन जाती है। अगर मेरे को पता है कि मुझे इसी ट्रेड मेरे को 100 रुपए पे बाई करनी है कोई चीज़, बट जो स्प्रेड है वो बड़े हैं, अगर तो इसलिए काफ़ी बार इसको आपने सुना होगा कि जो छोटे स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका बिड एंड आस्क बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपने गलती से मानो कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, उसमें स्प्रेड बड़ा है, 1 रुपये का स्प्रेड है, आपने 100 रुपीज़ का आपने बिड करा, सेलर 101 पे था,
आपने जब ट्रेड लिया उस समय आपका ट्रेड मैच नहीं हुआ, आपने कहा छोड़ो यार मैं 101 पे बाय कर लेता हूँ, आपने 101 पे बाय कर लिया, ₹1 का जो आपका स्प्रेड है, अब आप जब सेल करने जाओगे तो आपको जो बायर है वो तो वापस 100 पे ही मिल रहा है। तो आप देखिए मार्केट मूव नहीं हुआ। आपको फिर से समझा दूं, मान लीजिए मैं 100 रुपीज़ में बाय करना चाह रहा था, आप 101 पे सेल करना चाह रहे थे, ठीक है, बड़ा स्प्रेड था, ₹1 का स्प्रेड बहुत बड़ा हो गया, ₹100 के स्टॉक पे ₹1 का स्प्रेड हो गया 1%। 1% हो गया। मैंने कहा छोड़ो कुछ नहीं होता, मैं 101 पे बाय कर लेता हूँ। तो मैंने आपने जो मुझे दिया प्राइस मैंने उस पर बाय कर लिया, मैंने 101 पे एंट्री ले ली, बाय कर लिया। आधे घंटे बाद स्टॉक मूव नहीं करता है, अब मैं चाहता हूँ चलो एग्जिट कर देता हूँ, 3:30 बजने वाले हैं, बट जो बेस्ट बायर है वो तो अभी भी 100 रुपीज़ पे बैठा है, तो आपको 100 पे बेचना, मुझे 100 पे बेचना पड़ गया। तो मार्केट मूव तक नहीं करा और मैंने 1% का लॉस कर दिया। 1% लॉस तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा लॉस होता है। ये क्यों हुआ? बिकॉज द बिड एंड द आस्क स्प्रेड वाज टू बिग। तो इसलिए स्प्रेड अगर बड़ा होगा लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्प्रेड छोटा होगा तो लॉसेस के चांसेस कम रहेंगे। ओके, तो इसलिए लोग स्प्रेड को वॉच करते हैं, करना चाहिए, और वो लिखी तो कहीं नहीं, मुझे लगता खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ती। जी हाँ, बट ऑन अ वेरी जनरल टर्म आप ये देख सकते हैं कि आप अगर निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ये तब इंपॉर्टेंस रहता है जब आप बहुत इनलिक्विड स्टॉक, मतलब जो बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनमें, जिनको मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं, माइक्रो मिड कैप, उनमें आप ट्रेड करते हैं तो उसमें जरूर देखना चाहिए। बट नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं बड़े स्टॉक्स में तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ गई। अब बस एक आखिरी सवाल रहता है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमारे जेब में कैसे आएगा? देखिए अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप। 100 रुपये की बाय करी, जब वो 150 होगा तब मुझे प्रॉफिट आएगा। जब आप सेलिंग कर रहे हैं प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। बट क्या हमें गारंटी है कि जब हम एंट्री ले रहे हैं बाइंग सोच के तो मार्केट ऊपर जाएगा? गारंटी नहीं है। तो इसलिए रिस्क हमेशा ध्यान में रखें। हमने जो शुरुआत करी थी कि आप अपनी ट्रेडिंग करें अपने रिस्क के बेस पे। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे और अगर स्टॉप लॉस हिट हुए तो लॉसेस भी हो सकते हैं। सो हमेशा वो ध्यान रखना है कि वी डोंट टेक टू मच रिस्क। तो प्रॉफिट कमाने का पहला रूल ये है कि रिस्क के लिए पहले ही अपने दिमाग में एक फिगर होना चाहिए कि मैं इतना रिस्क बेयर कर सकता हूँ, और उस हिसाब से स्टॉप लॉसेस अपने लगा दें। ठीक है, और कोई तरीका जो प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकता हो? अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करिए, अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए, अलग अलग टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करिए, थोड़ा बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग करिए। मतलब जो हमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन है, वही सेम कॉन्सेप्ट आप ट्रेडिंग में लाइए, ताकि मान लीजिए एक स्टॉक में लॉस भी हो गया तो बाकी स्टॉक प्रॉफिट दे जाए। वेरी नाइस, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा क्लास था ये, सीरियसली आई लर्नड अ लॉट and I'm sure a lot of people must have learnt a lot from this video. Thank you very very much. आप अगर कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज गो अहेड। तो अरीना, आपकी जो बुक थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक आपने काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद इतने क्वेश्चन लाए थे आप, तो आज हमने एकदम बेसिक्स के बारे में बात कर ली है। हमने कुछ एग्जाम्पल ट्रेड्स भी देखे थे, बट अब जो अगला सेशन होने वाला है हमारा वो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसलिए वो टेक्निकल एनालिसिस पे होने वाला है। मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखाऊंगा, अलग अलग तरह के चार्ट्स दिखाऊंगा, अलग अलग तरह के मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाऊंगा। सो इट्स गोइंग टू बी मच मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई रियली ओ यू बिग टाइम। आई हैव लर्नड द बेसिक्स, इट्स गोइंग टू हेल्प मी। तो वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पे, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू जी। थैंक यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.